टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं नेहा स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जालंधर के एडवोकेट मिस्टर नीरज कौशिक जी जुड़े हुए हैं। सर एक एडवोकेट के साथ साथ एक्टर भी हैं, तो चलिए सर से जानते हैं कि उनका एडवोकेट और एक्टर का सफर कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका सफर कैसा रहा। हाँ, सफ़र तो अच्छा ही होता है। सफ़र होता ही इसीलिए है कि उसे सफ़र किया जाए। एनीवे, एडवोकेट तो मैं 1993-94 से रेगुलर प्रैक्टिस यहाँ शुरू किया है जालंधर में, लेकिन एज एन एक्टर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही शुरू हो गया था। पहले थोड़ा सा दयानंद मॉडल स्कूल, लेकिन 6th-7th में मैं जब APJ आया तो APJ में थिएटर शुरू कर दिया था। तो उसके बाद वहीं से दूरदर्शन का सफ़र शुरू हुआ। मुझे एक प्ले में गुरचरण चन्नी जी ने देखा, तो पीले पत्तियाँ की दास्तां एक सीरियल बना रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुझे एक मेजर कैरेक्टर दिया था। वहीं उसके बाद फिर मेरा ऑडिशन हुआ और रेगुलरली एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट और फिर मेजर रोल से करते करते तो दूरदर्शन में मैंने काफ़ी काम किया है। इनफैक्ट मोर देन 250 प्लेज में भी, तो हिंदी पंजाबी दोनों में काफ़ी काम किया। लॉ मैंने की, यहाँ से ग्रेजुएशन DAV कॉलेज से किया, वहाँ थिएटर किया, स्कूल कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। हम नॉर्थ जोन तक भी प्लेस कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते थे। और वहाँ से फिर आफ्टर ग्रेजुएशन दिल्ली चला गया। सो आई डिड माई लॉ देयर फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली, और वहाँ भी थिएटर किया। वहाँ भी दूरदर्शन के कुछ एक प्लेस स्किट्स मोनो एक्टिंग वगैरह किया, फिर वापस आ गया। तो यहाँ आकर सिविल सर्विसेज का सोचा था 1-2 साल मैंने पहले उस पर लगाने की, बट देन मैं फैसिनेट नहीं था इस चीज़ में, तो मैंने एक मिड वे ढूंढा, क्योंकि एक्टिंग मेरा पैशन था और प्रोफेशन बना वकालत। तो अब वकालत तो मेरे पिताजी कहते थे कि इट्स जेलस मिस्ट्रेस, तो वो अपने आपकी बीवी को भी टॉलरेट नहीं करता है। तो मैंने तो बीवी तो चलो बाद में आनी थी, शादी तो नहीं करवाई थी, पर मैंने एक्टिंग के तौर पर एक और मिस्ट्रेस पाल रखी थी। तो मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं अपने काम को उस तरह से मॉड्यूलेट कर लेता कि मैनेज कर सकूं। सो दूरदर्शन में क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडेज़ को ही शूट हुआ करते थे, और वो भी 2 बजे के बाद, तो तकरीबन मैनेज हो जाता है, क्योंकि एक लॉयर का ऑफिस जो है संडे को सुबह को 2 बजे से पहले फ्री हो जाता है, और सैटरडे को काम नॉर्मली कम होता था। तो इसलिए दूरदर्शन कंटिन्यू रहा। साथ में मैंने थिएटर का सोचा, क्योंकि थिएटर में पहले करता था, स्कूल कॉलेज थ्रू आउट किया था, यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचा हुआ था। तो मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, स्टाइल आर्ट्स एसोसिएशन जालंधर 1994 में। तो बस वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, चलता रहा, और आज स्टाइल आर्ट्स एसोसिएशन शायद पंजाब की एक ऐसी, जालंधर की तो कम से कम सबसे पुरानी इस समय चल रही संस्था है। 25 साल हो गए हैं, 26वां साल जो समझ लीजिए, 26 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। और वही तकरीबन 200 से ऊपर परफॉर्मेंसेज उनमें हो चुकी हैं। हर साल 10, 12, 15 परफॉर्मेंसेज ज़रूर होती हैं। इसी सफ़र के दौरान मैंने तकरीबन 40 के करीब प्लेज लिखे, मे बी मोर देन दैट, हिंदी ज़्यादा, कुछ पंजाबी भी, और काफ़ी किया। यादगार हॉल, देशभगत यादगार हॉल, काफ़ी नाटक चलते थे। अभी भी, तो आजकल तो कोविड के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन रेगुलरली थिएटर डे, उनका मेला गदरियाँ बाबों का, उसमें ज़रूर, और जून जुलाई में जब छुट्टियां होती हैं हमारी तब, और दिसंबर के आसपास ये सब था। तो एक्टिंग के मामले में और ये कह सकता हूँ कि हम जब कॉलेज के बाद, जब मैंने ये स्टाइल आर्ट भी बनाया, उससे पहले अमरजीत रोडी के साथ थिएटर करता था, तो नेशनल लेवल के प्ले फेस्टिवल्स हुआ करते थे, पठानकोट में भी, हरियाणा में भी, तो कुरुक्षेत्र एंड ऑल दैट, तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, तो वहाँ काफ़ी, मतलब 4-5 बार मैं बेस्ट एक्टर के से नवाजा जा चुका हूँ। तो वहाँ से करते करते फिर ये था कि नाटक को किस तरह से ज़िंदा रखा जाए जालंधर में। सो आज उसका असर ये हुआ कि एक संघर्ष प्ले फेस्टिवल बनाया, जिसमें पहले बाहर से टीमें बुला लेता था और वो आकर करती थी, वो भी करती थी, और कुछ प्ले मेरे होते थे।
3 दिन का 2 दिन का हम प्ले फेस्टिवल करते थे। ये 96-97 से लेकर मैंने 2001 तक किया। उसके बाद फिर एक एटमॉस्फेयर सा जलंधर में बन गया। आज तकरीबन 8-10 थिएटर ग्रुप जो हैं जो जलंधर में काम कर रहे हैं और सब एक तरह से स्टाइल आर्ट्स की ऑफशूट्स हैं ना। इवन मतलब आज बहुत अच्छा काम हो रहा है, युवा अच्छा कर रहा है। अशोक कल्याण मेरा ही रहे हैं, क्योंकि सुखदीप ने अच्छा किया काम, 2-3 नाटक उसने किए। राजदीप ने बहुत अच्छे नाटक किए, चाहे 2 ही किए लेकिन अच्छे किए। दलजिंदर बसरान अच्छे नाटक करते हैं, वो हमारे साथ थे, हम कुलीग थे अमरजीत के साथ जब कर रहे थे। और फिर अब नए लड़के हैं, अमित जिंदल बहुत अच्छा काम करता है। एक पूरा का पूरा मतलब तो थिएटर एक काफ़ी, लेकिन उसके साथ साथ वकालत तो ज़रूरी थी, रोजी रोटी तो वही था। तो वो मौका मिला मुझे। मेरा थोड़ा सा वैसे भी क्योंकि झुकाव जो क्रिएटिव बंदे का होता है, तो उसने वो क्रिएटिविटी मुझे अपनी वकालत में भी पूरी मिली। सिविल साइड का जो है और मैट्रिमोनियल सिविल में काफ़ी क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत होती है, रिसर्च की भी ज़रूरत होती है। तो आई एम हैप्पी टुडे कि आज चलो अगर एक पहचान बनी है एज अ लॉयर तो इन दोनों फील्ड में इस हिसाब से। ठीक है सर तो हम आपसे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछना चाहेंगे। अचीवमेंट्स तो देखिए, जब भी आप एक एज अ लॉयर आप अपने क्लाइंट को कुछ सर्विसेज अच्छी दे देते हो, अगर वो सेटिस्फाइड रहते हैं, तो आई थिंक इससे ज़्यादा एक प्रोफेशनल के लिए क्या बेटर होगा। एंड मोर और लेस आई हैव बीन ब्लेस्ड ऑन दैट। माय कलीग्स आल्सो दे आर प्रीटी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट ऑन दिस मैटर के सिविल पर। बट एज इन सो फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, दूरदर्शन किया, फिल्में 3-4 कर ली। जब भी छुट्टियां होती हैं गर्मी की तो जब मौका मिलता है तो साडा हक में मेजर में कैरेक्टर मेरा था जेलर का। फिर पीछे सन ऑफ मंजीत सिंह में मेजर नेगेटिव कैरेक्टर मेरा था उसमें। तो है, मैं अपना शौक़ पूरा करता रहता हूँ, है ना। और बाकी अचीवमेंट के बारे में आपको जैसे बताया है कि थिएटर में हम स्कूल में तब, कॉलेज में तब कोई ना कोई बेस्ट एक्टर्स अवार्ड्स और ये वो ट्रॉफीज़, वो कभी मौका मिले तो देखिएगा, पूरे के पूरे जगह नहीं है तो तो ये सब चलती रहती हैं। फिर दिल्ली में भी ये चीज़ हुआ और अब भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ठीक है सर तो आप किस चीज़ में ज़्यादा सेटिस्फाइड हो कि आप एज एडवोकेट और एज एक्टर? देखिए, एज अ प्रोफेशन आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड एज अ लॉयर, है ना। नेचुरली मैं वकालत प्रोफेशन है मेरा, अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं थिएटर में आज सच बोल रहा हूँ कि ये शौक़ को मैं पाल नहीं पाता अगर मेरी वकालत ना होती या ना चल पाती। सो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि प्रोफेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन ये है कि शौक़ को मैंने किसी तरह से भी कम नहीं होने दिया, अपने पैशन को ज़िंदा रखा है और नहीं कहीं और आवारागर्दियों पर नहीं ज़्यादा पैसे खर्चे। अगर कहीं और उड़ाने हों या क्लब लाइफ में उड़ाने हों, उसकी जगह थिएटर पर यूज़ कर दिया, थिएटर यूज़ बना दिए, है ना। कुछ अच्छे यूज़फुल सब्जेक्ट्स पर प्लेस कर दिए। अब कई बार आजकल शौक़ चढ़ा है पिछले 1-2 साल से कि शॉर्ट फिल्म छोटी छोटी सी बना देता हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट से होते हैं। तो पीछे कोविड के जब, तो इनफैक्ट मेरे बेटे ने भी साथ में, आई कीप ऑन यूजिंग हिम ऑल्सो फॉर दैट। कोविड पर ही 4 मैसेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हमने किए हैं। पीछे अब सुइसाइड पर एक कभी जो पीछे कर हटा हूँ 3-4 दिन पहले, तो दैट वाज ऑन सुइसाइड के अगर आप पॉजिटिव सोच रखोगे और अपने आप से संवाद करोगे तो कोई ज़रूरी मतलब ये डिप्रेशन से अपने आप निकल सकते हो और अपने आप इन चीज़ों से। तो व्हाट आई मीन इज़ कि सेटिस्फेक्शन मिलती है जब उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो जहाँ तक क्रिएटिविटी है वो एक आप अपने आप क्रिएटिव होते हो तो वो अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन है। जब एक पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है तो वो यू फील सेटिस्फाइड कि जो आपने काम किया है वो अच्छा है। प्रोफेशनली नेचुरली अच्छा काम चल रहा है तभी बंदा खुश रहता है, नहीं तो वो भी हर किसी के गले पर पकड़ता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ब्लेस्ड।
आपके परिवार सर में मैं होता है आपसे ये? ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी डिप्रेशन में बहुत लोगों ने सुसाइड किया है। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक एक्टर थे, उन्होंने सुसाइड किया। तो आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहोगे? डिप्रेशन में हो तो अपनी सोच को कैसा रखो? अ, सुशांत का सुइसाइड बहुत दुखद बात है, घटना है। अकेली उसकी नहीं, एक टिकटॉक लड़की 16 साल की थी, भी वो भी थे। अगर थोड़ा सा और पीछे जाओ तो कुछ और मीडिया के भी लोग थे, उन्होंने भी किया। फिर और थोड़ा पीछे जाओ, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने भी सुइसाइड किया पीछे। कुछ और थोड़ा पीछे जाओ, सुइसाइड एक फैशन सभी लोगों के लिए बन गया है। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि ताकि लोगों को थोड़ा सा, जिनके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, तो उन्हें लगे कि इट इज़ समथिंग दैट इज़ टू बी क्रिटिसाइज्ड। ये कोई ऑनरेबल चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत खुशी वाली बात, या है ना, मैंने मौज आई, मैंने सुइसाइड कर ली, ये वो क्या है? आई मीन मैं पर्टिकुलरली सुशांत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो है, ये देखिए, सुइसाइड के 5 कारण हो सकते हैं, 4-5 मोटे मोटे। एक तो ये कि आप एक्चुअली डिप्रेशन में हो, मेडिकल इशू है। दूसरा ये है कि आप हाई हो, आप सब्सटेंस यूज़ करते हो, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हो, जिसके कारण एक पर्टिकुलर स्टेज में आपका मेंटल स्टेज उस तरह से हो जाता है कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, उसमें मौत भी एक शौक बन जाती है। तीसरा है कि जब आप एक्चुअली किसी से एक खुंदक में आया, रश ऑफ ब्लड आया, किसी से गुस्सा आया, है ना, यू कैन नॉट कंट्रोल योर टेम्परामेंट, एंगर मैनेजमेंट नहीं होती है, और आप जाकर से छलांग लगा दी, किसी के सिर पर चढ़कर छलांग लगा दी। एक चौथा और है कि आपके डिस्प्यूट्स इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं। आप कैलकुलेटेडली किसी को फंसाने के लिए भी कई बार कि मेरी ज़िंदगी तो उड़ गई, मैंने तो तबाह हो गया, मेरे तो कर्जे गए, मैं तो ये हो गया, वो हो गया, मैं इसको फंसाकर, इसके सुसाइड नोट लिखकर मैं खुद मर जाऊंगा, बाकी भी फंसे। ये सब चल रहा है। लेकिन ये सारा जो है, ये वाइट कॉलर्ड सुसाइड है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। ये बहुत कम है। एक्चुअल दयनीय बात जो है, जो दुखद बात जो है, जो हमें सोचनी चाहिए, वो सुसाइड है जो एक आम गरीब आदमी जो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा, या वो कर्ज में डूबा किसान, राइट। महाराष्ट्र में पिछले 6 साल 8 साल से कितने लोगों ने सुसाइड किया है, मध्य प्रदेश में कितने लोगों ने किया है, पंजाब के मालवा साइड में पिछले कुछ साल पहले आप लोगों ने सुना होगा। अब तो थोड़ा सा बेटर हो गया सिस्टम, क्योंकि जब से क्रॉप प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट हुई, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जो हमेशा रही है। जस्ट अ सेकेंड। तो हमें वो चीज़ों को भी देखना चाहिए। और ये ठीक है आपकी बात कि हम, मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि हमें जहाँ भी मौका लगे कि कोई सुसाइड के सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं या सुसाइड हो सकती है, तो हमें एक वर्कफोर्स तैयार करनी चाहिए, या अपनी तरफ से एफर्ट करने चाहिए कि लोग उसकी तरफ ना प्रेरित हों। चाहे वो वाइट कॉलर्ड सुसाइड्स हैं, चाहे वो हेल्पलेसनेस की सुसाइड्स हैं, चाहे वो गरीबी गुर्बत के कारण है, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम हमें बनाना चाहिए, आपस में एक रिस्पांस क्रिएट करना चाहिए, ताकि कम से कम एक ज़िंदगी जो आपको मिली है उसे तो जी लो यार, है ना। आप अगर इफ़ यू कैनॉट चूज़ हाउ टू लिव, यू कैनॉट चूज़ हाउ टू डाई। जैसे आपने जन्म जो लिया है, तो वो आपने अपनी चॉइस से नहीं लिया, तो आपकी मौत भी आप अपनी चॉइस से नहीं ले सकते। आपको कोई हक नहीं है उस चीज़ को, उस ज़िंदगी को ख़त्म करना, है ना। सो दिस इज़ द मैसेज दैट शुड गो। सर हमें सुनने में यह भी आया है कि आप ही नहीं, आपका बेटा भी बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेटा तो ऐसा है कि मैं तो चलो पंजाब तक, या हो सकता है थोड़ा बहुत नॉर्थ इंडिया तक कुछ थिएटर के लोग एज अ आर्टिस्ट जानते होंगे, तो वो तो भाई अब नेशनल इंटरनेशनल फेम का बंदा है। मैं उसके बारे में क्या बोलूँगा, आप उससे ही पूछ लो, है ना, क्योंकि मुझे तो गिनाना भी मुश्किल हो जाता है किस किस ऐड में किया हुआ है, कितने सीरियल किए हुए हैं, कभी कलर्स पर होता है, कभी बिग मैजिक पर होता है, कभी बूस्ट की ऐड कर रहा होता क्या। तो यही है। नितांत आ जाओ भाई, मैं निकल जाऊँ। सर आप HMI के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत छोटा सा संक्षिप्त, सिर्फ इतना कि कोविड कोई बहुत बड़ा राक्षस नहीं है, हम बड़े आराम से इसे पार पाएंगे। बस थोड़े थोड़े एहतियात बरतिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग में भी मेंटेन करिए,
अब जैसे अभी मैं उठूँगा तो सबसे पहले मैं अपने आप को सैनिटाइज करूँगा, ऐसे आप लोग भी जब भी किसी के आसपास नज़दीक कहीं भी आते हो तो प्रॉपरली अपने आप को सैनिटाइज रखिए। और एक ज़रूरी बात, हिम्मत नहीं हारना है, अपनी स्पिरिट्स को पूरा फुल स्पिरिटेड रहिए, हम सब इससे जीतेंगे। यह थे हमारे साथ एडवोकेट नीरज कौशिक। और